नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके। शायद आपने वेव्स का जो कार्यक्रम हुआ मुंबई में, उसमें अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर गए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये OTT जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर YouTube ने एक साल में जो डिजिटल क्रिएटर्स है उनको 21,000 करोड़ रुपए साल में दिए। यानी देखिए, OTT पर जो वीडियो अपलोड होते हैं उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ है भारत में। यानी 21,000 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं है। तो ये ज़्यादा होने से फिर उसमें जो गुणवत्ता है वह भी प्रभावित होती है और उस गुणवत्ता में अश्लीलता शुरू हो गई। शायद आपने सुना होगा, समरान रैना ऐसा एक आदमी है जिसने OTT पर अश्लील डिटेल्स कंटेंट डाल दी। तो ये अश्लील डिटेल की वजह से वो आदमी तो बहुत बदनाम हुआ, लेकिन फिर भी वो हटा नहीं। तो OTT जो ओवर द टॉप, ये ओवर द टॉप यानी इसमें कोई वायर का कनेक्शन नहीं होता है। यानी सीधा मोबाइल पर आप देख सकते, टैबलेट्स पर देख सकते हैं, कंप्यूटर यानी लैपटॉप पर देख सकते हैं। तो ये OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप इसीलिए कहा जाता है कि उसमें कोई कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए कोई भाषा का या कंटेंट का भी कोई बंधन नहीं है। ऐसा लोग समझने लगे, हम कुछ भी करें, हम कुछ भी बोले, कुछ भी बताएं। तो ये प्रभाव ये हुआ है कि भाई अश्लीलता भी उसमें आ गई है। लेकिन ये बिजनेस है। ये OTT पर जो वीडियो आ रहे हैं वो एक बिजनेस है और बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे मैंने YouTube का नाम दिया, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां ये चलाती है। ये एक साल का बिजनेस 35,600 करोड़ का बिजनेस है। यानी कोई छोटी रकम तो नहीं है। इसमें गत साल करीब 1250 लाख सदस्य हुए, सब्सक्राइबर हुए। 1250 लाख सब्सक्राइबर्स हुए और प्रेक्षक कितने निकले तो 37 से 50 लाख, यानी 3,750 lakhs व्यूअर्स आर देयर, ऑडियंस इज देयर। तो इस प्रकार के ये बहुत बड़ा हो गया है। ऑब्वियसली इसमें बिजनेस है, यानी एडवर्टाइजमेंट। OTT पर फिर एडवर्टाइजमेंट जाएगी तो जो एडवर्टाइज देता है उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। इस आधार पर ये सब चल रहा है बिजनेस। अब देखिए, जो मैंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उसमें YouTube का नाम मैंने दिया। तो 2024 में जो रेवेन्यू मिला है YouTube को वो है 14,300 करोड़ एक प्लेटफॉर्म। 14,300 करोड़ में से वो 2,100 करोड़ बांटते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। दूसरा है मेटा, उसका भी 6,334 करोड़ का बिजनेस रेवेन्यू एक साल का है। ZEE5 ऐसे छोटा है, 919 करोड़ का उसका रेवेन्यू है एक साल का। नेटफ्लिक्स का जो है वो 3,392 करोड़ का है। अमेजॉन प्राइम वीडियो भी बहुत जाना जाता है, उसका 2,803 करोड़ ऑफ बिजनेस है। और बहुत लास्ट में सोनी लाइव, तो इसका है 1,700 करोड़ रुपए का बिजनेस, यानी रेवेन्यू मिलता है सोनी लाइव को। तो इस प्रकार से OTT के ऊपर ये, जैसे मैंने कहा, अश्लील कंटेंट आने लगी तो किसी ने PIL कर दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बोला कि भाई इसको अगर रोकना है, कम करना है, संतुलित करना है तो आप कुछ नियम बनाइए ना, कुछ रेगुलेशन बनाइए, कुछ कानून बनाइए ना, कि जिसकी वजह से किए जाए। तो सरकार ने जवाब तो दिया,
एज यूजुअल कि हाँ भाई हम भी चिंता कर रहे हैं, हमें भी विचार कर रहे हैं कि इसके बारे में क्या किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि भाई ये OTT जो प्लेटफॉर्म्स है उन प्लेटफॉर्म को भी, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, प्राइम वीडियो है, इस प्रकार के लोगों को भी उन्होंने पूछा। फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्स है, गूगल है, अमेजॉन प्राइम है, ऐसे कई प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है, आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि किस प्रकार से उसको कम किया जाए, या तो रेगुलेशन क्या हो या कानून क्या बनाया जाए इसके लिए। ये सब प्लेटफॉर्म को भी उन लोगों ने पूछा। यानी अभी पेंडिंग है, इसलिए मैंने दो बातें एक साथ कह दी। यानी OTT का प्रभाव कितना है और उसकी मर्यादाएं क्या है, ये दोनों बातें मैंने आपसे कही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा विषय एक है जो रिसर्च है, संशोधन है, कुछ नया करना है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो ऐसे विषय में हर एक को ऐसा लगता है कि ये मैंने नया कुछ लाया है, इसका संशोधन मैंने किया है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मेरे से हुआ है, इसलिए वो उसका स्वामित्व, ओनरशिप, इसलिए पेटेंट लेता है। तो ये पेटेंट लिए जाता है। नॉर्मली रिसर्च के ऊपर तो पेटेंट होते ही है और यूनिवर्सिटीज़ भी उसका प्रयत्न करती है, प्राइवेट लेबोरेटरीज भी ये पेटेंट करती है। पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल जो है, मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि भाई कोई एंटीबायोटिक है, एंटी डायबिटिक है, कैंसर की दवाइयाँ है, उसके पेटेंट थे, लेकिन वो पेटेंट एक्सपायरी होने से अब दूसरा कोई भी उसे उसका फॉर्मूला लेकर के कुछ और नया बनाया सकता है। तो यह जो पेटेंट्स है उसको अधिकृत कौन करता है, तो विश्व की संस्था है। तो अक्रॉस द ग्लोब वो पेटेंट हो जाता है, यानी उसका स्वामित्व हो जाता है अक्रॉस द, जैसे फार्मास्यूटिकल्स का है, जो विदेशी कंपनियां हैं उनका पेटेंट्स है। लेकिन देश में भी ऐसी संस्था है जिसको ये पेटेंट दिया जा सकता है, अधिकृत किया जाता है। लेकिन कैसे, तो उसके लिए अर्जी लगानी पड़ती है। तो उस अर्जी को चेक किया जाता है और वो चेक करने के बाद पेटेंट के बाद सही में इसके पहले किसी ने नहीं किया है और ये यूनिक है, इसलिए इसे पेटेंट दिया जाए। तो ऐसी पेटेंट की अर्जी लगाने वाले सबसे ज़्यादा व्यक्ति, संस्था, इंस्टीट्यूशंस ये चाइना के हैं। इसमें टोटल अर्जियाँ जो आती है उसमें से 46% अकेले चाइना की है। और हमारा भारत की स्थिति क्या है, सबसे कम 1.82% ओनली। तो बीच में कौन आता है, जापान का है 12%, अमेरिका का है 15%, दक्षिण कोरिया का 8%, जर्मन का 4%। इस प्रकार से ये रिसर्च किए, संशोधन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके लिए ये जो पेटेंट्स किए जाता है वो पेटेंट हमारे बहुत ही कम है। यानी संशोधन की प्रक्रिया भारत में काफ़ी कम है, यह हमें ध्यान में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आजकल वाहनों की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे 2023-24 में वाहनों 22.22 लाख बिके, लेकिन उसका वृद्धि दर 3% है। हर साल 3% बढ़ता जा रहा है, शायद 3 से भी आगे बढ़ेगा। लेकिन 24-25 में जो है वो 22.88 यानी 22.88 लाख की बिक्री ये वाहनों की हुई है, व्हीकल्स की हुई है। लेकिन ये व्हीकल्स में तो कई प्रकार है, जैसे 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, पैसेंजर कार्स है, कमर्शियल है, ट्रैक्टर है, प्राइवेट है, ऐसे कई प्रकार के वाहन हैं। उन वाहनों की अगर हम थोड़ी सी डिटेल लेते हैं तो ध्यान में आएगा कि सबसे ज़्यादा अगर बिकता है तो वो है 2 व्हीलर। उसमें फिर स्कूटर भी हो सकती है, फिर मोटरसाइकिल भी हो सकती है, ऐसे छोटे छोटे 2 व्हीलर्स भी है। आजकल तो इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स भी आ गए बहुत काफ़ी संख्या में। तो वो 2 व्हीलर्स 16.87 लाख वो बिके 2025 यानी 2024-25 में। 3 व्हीलर 1 लाख बिके, पैसेंजर व्हीकल 3.5 लाख बिके, कमर्शियल व्हीकल्स 91,000 बिके, ट्रैक्टर 61,000 बिके। इस प्रकार से अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बिके है वो है 3 व्हीलर्स, यानी परसेंटेज वाइज
सबसे ज़्यादा बिके वो तो मैंने पहले ही कहा कि भाई 2 व्हीलर्स बिके। जो वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है वो है 3 व्हीलर्स का, और कम है कमर्शियल व्हीकल्स का, कम है वृद्धि दर। यह इन फिगर्स से ध्यान में आता है। चलिए आगे बढ़ते। खाने की चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। आजकल पनीर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। पनीर की सब्जी, पनीर बटर मसाला वगैरह वगैरह, ऐसी सब्जियां पनीर की भी होती है, और बच्चों को तो पनीर ऐसे के ऐसे मुंह में रखने की काफ़ी इच्छा होती है और लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए खाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो पनीर हम खा रहे हैं, या सही में ये दूध वाला पनीर है क्या कुछ और है? कई बार क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आरोग्य वाला जो डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो हेल्थ डिपार्टमेंट दुकानों पर, होटलों पर जा जा करके पनीर के कुछ सैंपल ले आते हैं और उसको वेरीफाई करते, चेक करते कि क्या है। मैं तो देखता हूँ कई बार पेपर में उस होटल के, उस बेचने वाले के नाम के साथ लिस्ट आती है कि इनका पनीर जो है वो बेकार है। तो क्या हम खाते हैं वो पनीर असली है या नकली है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें जो पनीर दूध का बनता है वो अच्छा पनीर है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो वेजिटेबल ऑयल, पाम तेल, सोया प्रोटीन, मटर प्रोटीन, स्टार्च से बना हुआ जो होता है उसे कहते हैं एनालॉग पनीर। अभी ये पता कैसे चलेगा कि भाई ये एनालॉग पनीर है या दूध का पनीर है? हम तो खाए जा रहे हैं। इसलिए कई लोगों का ऐसा मानना है, नागरिकों का मानना है कि भाई आप सीधे सीधे बोलो, लिखो कि ये एनालॉग पनीर है और ये दूध का पनीर है, तो ध्यान में आता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, सब इसी तरह से चल रहा है। इसलिए हम भी सावधान रहे कि हम ऐसा पनीर न खाएं, सुरक्षित रहे। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।